नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई 3.0 पीआरटी रीजनिंग की क्लास में आपका स्वागत है। 2000 पीआईक्यूज़ की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम ट्री 1.0 में सेट ए में पूछे गए सभी रीजनिंग के प्रश्नों को देखेंगे। कुल 16 प्रश्न यहाँ पे पूछे गए थे और इन्हीं प्रश्नों के आधार पे आपको हम रीजनिंग की क्लासेस आगे देंगे, तैयारी कराएंगे आपकी, ठीक है। और साथ में आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पीआरटी 3.0 के लिए रामबाण आपके लिए 2000 प्लस टीआरई पीआईक्यूज़ की श्रृंखला है, जिसमें आपसे बीपीएससी टीआरई में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, इसके अलावा बीपीएससी ने हाल फिलहाल में जो एग्ज़ाम्स लिए हैं उसमें जो प्रश्न पूछे हैं उनको यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। और साथ में बिहार स्पेशल के नोट्स आपको जो है और पीआरटी के नोट्स टेलीग्राम लिंक आपको दिया जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और कल हमने पर्यावरण से संबंधित पीआरटी के नोट्स आपको जो कि बहुत महत्वपूर्ण है वहाँ पे दिए हैं, प्रोवाइड कराए हैं, तो आप उनको देख लीजिएगा। और आते हैं यहाँ पे, और साथ में इस मतलब क्लास के लास्ट में हमने अल्फ़ाबेट रीजनिंग में आपको कुछ ट्रिक्स बताए हैं, तो आप लोग उनको भी देख लीजिएगा। आते हैं प्रश्न पे। पहला प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित भिन्नों को, और साथ में आपकी जानकारी के लिए बता दें टीआरई 1 में 2 सेट एग्जाम हुए थे, एक सेट ए और एक सेट ई। तो आज हम सेट ए के प्रश्नों को देखेंगे, कल मॉर्निंग में हम सेट ई के प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। फिर निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पे कुछ भिन्न दिए गए हैं और इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा, ठीक है। आरोही क्रम इस तरीके से समझ सकते हैं, सीढ़ी है, सीढ़ी से हम जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो इसको हम आरोही क्रम बोलते हैं, और जब ऊपर से नीचे आते हैं तो उसको हम अवरोही क्रम बोलते हैं। यानी जब बड़े से छोटे की तरफ आते हैं तो वो अवरोही क्रम होता है, ठीक है, अवरोही क्रम, जब बड़े से छोटे की तरफ आते हैं। और आपको हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझा रहे हैं, तो आप इस चीज़ को समझिएगा। थोड़ा सा टाइम भले लग जाए, लेकिन फिर भी आपका बहुत छोटा वीडियो रहेगा, कोई बहुत बड़ा वीडियो नहीं रहेगा। और इस प्रश्न का जो आंसर है, अगर हम बात करें तो वहाँ उस पर आने से पहले हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे ऐसे प्रश्नों को, वो देख लेते हैं। बहुत सिंपल प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पे हमें फ्रैक्शंस दिए गए, हम क्या करेंगे, नीचे का डिनोमिनेटर का, ठीक है, नीचे का हम एलसीएम लेंगे। 18, 36, 45, 60 का एलसीएम लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 180। अब क्या करेंगे, एलसीएम रख के हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे एलसीएम रखा होता है, 180 आता हमारा। 18 से हम क्या करेंगे, 180 को डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। 10 से हम 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 130, ठीक है। 10 गुणे 13 130 आया। 130/80 इधर हमें मिल गया, ठीक है। इसी प्रकार हमने 36 पंचे 80, 5 से डिवाइड करने पे 5 आया, तो 5 को हमने 29 से 5 को मल्टीप्लाई किया तो आपका 145 आ गया। इस प्रकार हमने 45 से 180 को डिवाइड किया तो 4 आया, और इस प्रकार 41 गुणे 4 हमने किया, और अपान में 180 तो रहेगा ही, तो 164 हो गया। और ये 51 है, 60 नीचे, तो ये 3 आएगा। 60 को 180 से डिवाइड करने पे तो 51 गुणे 3, 51 गुणे 3, ये आपका 153/180, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, 130/180 है, 145/180 है, 164/180, 153/180 है। सबसे छोटा आपको दिख रहा है ये है, और सबसे बड़ा यहाँ पे कौन सा, ये है, ठीक है। तो इसी प्रकार हम यहाँ पे हमें जो मिला, क्या मिला, 130 100/180 लेस देन 145 लेस देन 153 लेस देन 164/180। और इसको हमने जिस जगह पे रखा था, 130/180 हमने 13/18 के लिए रखा था, तो यहाँ पे ये रख देंगे। 145/180 29/36 के लिए रखा था। 153/180 हमने 51/60 के लिए रखा था। 164/180 हमने 41/45 के लिए रखा, तो ये हम रख देंगे, ठीक है। और हमारा इस प्रकार आंसर आएगा। तो आइए आंसर को देख लेते हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा 13/18 लेस देन 29/36 लेस देन 51/60 लेस देन 41/45, ये आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न होता है, और ऐसे प्रश्नों को करने का तरीका क्या होता है वो हम समझ लेते हैं पहले। यहाँ पे जितना भी दिया रहता है, ठीक है, जितने भी स्क्वायर्स दिए रहते हैं नंबरिंग कर लेते हैं, जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब क्या करते हैं हम यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है, इस प्रकार हम आपस में इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं और जोड़ लेते हैं, ठीक है। कैसे, देखिए ज़रा, 4 गुणे 4 करेंगे 16 आएगा, 3 गुणे 3 करेंगे कितना आएगा, 9 आएगा, और 2 गुणे 2 करेंगे तो 4 आएगा, 1 गुणे 1 करेंगे तो हमारा 1 आएगा। तो 16 9 25, 25 4 29 और 1 30, तो आपका 30 स्क्वायर कुल आएगा, 30 वर्ग आएगा। आपको समझ में आ गया। और आपको अगर एक्स्ट्रा रीजनिंग की क्लासेस चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है, और हम उस हिसाब से विचार करेंगे। इस प्रकार ये प्रश्न का हल हो जाएगा। मान लीजिए आपको रेक्टेंगल का दे देता, तो उस प्रकार के प्रश्नों को हम सॉल्व करा देंगे आपको। आप कमेंट करके बता दीजिए आपकी रिक्वायरमेंट्स, अगर आपको ज़रूरत है तो हम क्लासेस लेके आएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं।
प्रश्न है, एक व्यक्ति अंडों को इस प्रकार टोकरी में रखता है कि प्रत्येक क्रमिक दिन पर रखे जाने वाले अंडों की संख्या पहले से टोकरी में मौजूद संख्या के बराबर है। ठीक है, इस प्रकार टोकरी 24 दिन में पूरी भर जाती है। कितने दिनों बाद टोकरी 1/4 भरी थी? तो यहाँ पे पहले समझिए कि प्रत्येक क्रमिक दिन पर रखे जाने वाले अंडों की संख्या पहले से टोकरी में मौजूद संख्या के बराबर है। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर पिछले दिन 2 था तो अगले दिन जो है 2 + 2 4 हो जाता है। पिछले दिन अगर 4 था तो अगले दिन 4 + 4 8 हो जाता है, यानी नेक्स्ट डे क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है। इस जो है सेंटेंस का कहने का मतलब ये है। ठीक है, आइए इस प्रश्न को हम ऑप्शन से देखेंगे। और यहाँ क्या बोला है, 24 दिन में पूरी भर जाती है, यानी 24 दिन में हमारा फुल हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन बाई ऑप्शन देंगे। और प्रश्न में क्या पूछा है, कितने दिनों बाद टोकरी 1/4 भरी होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे बाई ऑप्शन देख लेते हैं, बाई ऑप्शन, और आंसर हमारा यहाँ पे 22 है। और बाई ऑप्शन हम देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो 22 दिन में दिया गया है कितना कि 1/4 भर जाता है, टोकरी 1/4 भर जाती है। 23वें दिन क्या हुआ होगा, 23वें दिन, और अभी हमने नियम क्या देखा इस प्रश्न का नियम क्या है कि अगले दिन डबल हो जा रहा है। पिछले दिन अगर 2 था तो अगले दिन 4 हो जा रहा है। ठीक है, 4 था तो 8 हो जा रहा है। तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे, 22वें दिन अगर 1/4 रहा होगा तो 23वें दिन क्या रहा होगा, 1/4 का 2 गुना। ठीक है, तो 1/4 का 2 गुना करेंगे हम, क्या आ जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा सॉल्व करने पर। ठीक है, इसी प्रकार जब हम 24वें दिन को चेक करेंगे तो 24वें दिन हमारा क्या आएगा, 1/2। यहाँ पे 23वें दिन 1/2 आया है, तो 24वें दिन 1/2 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1। और 1 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब होता है फुल कंप्लीट। ठीक है, फुल कंप्लीट, पूरी तरीके से यानी भर जाना। 1 का मतलब होता है पूरा कंप्लीट एक। ठीक है, तो इसका मतलब 22वें दिन अगर 1/4 था तो 24वें दिन जो है ये फुल हो गया। इसका मतलब हमने जो ऑप्शन लिया है 22वें दिन वो हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, इसी प्रकार और विकल्पों पे भी आप ऑप्शन रख के सॉल्व कर सकते हैं, वहाँ से आपका आंसर नहीं आएगा। बाकी आप इसको ट्रेडिशनली सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, और यह तरीका इसका सबसे आसान था, आप बाई ऑप्शन यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 संख्याओं का योग 480 है। यदि बड़ी संख्या में 2% की कमी आती है और छोटी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है तो प्राप्त संख्याएं बराबर होती हैं। बड़ी संख्या है लगभग। ठीक है, अब इस प्रश्न को समझिए यहाँ पे, और आंसर आपका यहाँ पे 3300/11 है। और आइए देखते हैं प्रश्न को, और यहाँ पे ध्यान से देखिए, x + y 2 संख्याएँ मान ली, x को हम बड़ी संख्या मानते हैं, y को छोटी संख्या। क्लियर है। अब यहाँ पर बोला है कि प्रश्न में क्या बोला गया है, बड़ी संख्या में 2% की कमी की जाती है। देखिए कोई चीज़ कितनी होती है, 100% होती है। कह रहा बड़ी संख्या में 2% की कमी की जाती है, तो बचा कितना, 98%। तो x का 98%, और छोटी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है, यानी 100 में 10% बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा, 110%। तो y का क्या कर रहे हैं, 110%। ये क्लियर हो गया आपको। और तो प्राप्त संख्याएं बराबर होती हैं, यानी अगर ऐसा हो जाता है तो आपस में बराबर हो जाएंगे। अब इसमें बड़ी संख्या प्राप्त करनी है, हम आपको दोनों बता देते हैं कैसे निकालेंगे। और यहाँ पे आंसर आपका 3300/11 है, 13 है। और यहाँ पे देखिए ध्यान से, x का 98%, y के 110%, और ये दोनों आपस में बराबर दिया गया है प्रश्न के हिसाब से। सॉल्व करेंगे, परसेंटेज कट जाएगा। ठीक है, और हम x/y का मान क्या निकालेंगे, तो 110/98, 55/49। अब ध्यान से देखिए, जो है x + y कितना दिया था, तो 480 दिया था आपको, और 55 + 49 हम जोड़ लेंगे, x + y का मान 104 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x को निकालने के लिए, ठीक है, और x का यहाँ पे देखा जाए तो 55 है और y का यहाँ पे 49 है। x का रेशियो और y का रेशियो में देखा जाए तो 55-49 था, यानी x का 55 लेंगे हम और y का 49 लेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x का मान निकालने के लिए 480, जो कि कुल योग दिया गया है, तो 480/104। ठीक है, इन दोनों का योग, और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे जिसका हमें निकालना है। x का निकालना है तो x का यहाँ पे 55 है, तो इस प्रकार हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर 3300/13 आ जाएगा। और इसी प्रकार y का मान हम निकाल लेंगे 480/104 × 49, और इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा y का मान आ जाएगा। पूछा था x का मान, बड़े का मान पूछा था, तो बड़ी संख्या आपकी 3300/13 हो जाएगी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, परिमित अनुक्रम 486, 324, 216, 144 में अगली संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे इस प्रश्न का जो आंसर आएगा, अगला संख्या आएगा वो आएगा 90। ठीक है, और चूँकि 90 यहाँ पे विकल्प में आपको दिया नहीं है तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आइए समझते हैं। देखिए 486 पहली संख्या, 324 दूसरी है, 216 तीसरी, 144 है। अब इन क्या करेंगे, इसका डिफरेंस निकालेंगे। इसका डिफरेंस आएगा 162, इसका डिफरेंस निकालेंगे 108, इसका डिफरेंस निकालेंगे 72, और इसका डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि संख्या दी नहीं गई तो हम रुकेंगे यहाँ पे। अब हम इसका भी डिफरेंस निकालेंगे। 162 में से 108 घटाएंगे, 54 आएगा।
108 में से 72 घटाएंगे 36 आएगा। इस प्रकार देखेंगे तो आप 54 में से कितना माइनस हुआ है, आप कहेंगे 18 माइनस हुआ है। तो इसी प्रकार हम 36 में भी क्या करेंगे, -18 कर देंगे। ठीक है, तो -18 कर देंगे तो हमें यहाँ पे संख्या 18 मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर है। अब हम यहाँ देखिए 108 में से 36 माइनस करने पे 72 आया था, 162 में 54 माइनस करने पे 108 आया था। उसी प्रकार 72 में से 18 माइनस करने पे हमारा क्या आएगा, तो आप कहेंगे 72 में से 18 माइनस करेंगे तो 54 आ गया, यानी 54 यहाँ आ गया। अब देखिए, ठीक है, इतना क्लियर है। अब यहाँ पे हमने 216 में से 72 माइनस किया था तो 144 आया था। तो उसी प्रकार हम 144 में से 54 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 90 आ जाएगा। क्लियर है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित श्रेणी में के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। बहुत ही आसान प्रश्न था। ठीक है, और ऐसे प्रश्नों पर आपको आसानी से नंबर मिल जाते हैं। यहाँ पे क्या किया गया, 240 है, 120 है। ठीक है, 240 है, 120 है, फिर क्वेश्चन मार्क आपको बताना है, 180 है, 360 90 है। ठीक है, अब आप से हम पूछे कि 240 से 180 कैसे आएगा, तो आप कहेंगे आधा कर दिया गया है। ठीक है, आधा का मतलब क्या होता है, 1/2, यानी 0.5 से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें हमने क्या कर दिया, 0.5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे हमें नहीं पता है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो आप कहेंगे सर 180 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ पूछेंगे तो आप कहेंगे कि तो जो है 2.5 के आसपास, यानी 2.5 से मल्टीप्लाई किया गया। इसका मतलब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ से 2 से 5, यानी कितना बढ़ रहा है आपका, 0.5 मल्टीप्लाई बढ़ रहा है। इसका मतलब यहाँ 0.5 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो इस अगले स्टेप में यहाँ जो है 0.5 बढ़ के, यानी 1.0 से मल्टीप्लाई हुआ होगा। आधा से बढ़ा था तो अगले में 1 से बढ़ेगा, उसके अगले में 1.5 से बढ़ेगा, उसके अगले में 2 से बढ़ेगा, उसके अगले में 2.5 से बढ़ेगा। क्लियर है। तो इस प्रकार 120 में से हम 1.0 को मल्टीप्लाई करेंगे, 120 में से 1.0, तो आपका 120 ही आएगा। ठीक है, 1.0 का मतलब वो नहीं होता है, तो 120 में 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर 120 आ जाएगा। ठीक है, अब 120 आपका आंसर हो गया। अब यहाँ 120 था, यहाँ 180 कैसे आएगा, तो 120 में हम जब 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार ये प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी जो है लगभग 8 से 9 बजे के बीच में आपको साइंस मैराथन की क्लास दी जाएगी। बहुत अच्छे वहाँ पे प्रश्न रखे जाएंगे। बाकी इसके अलावा हमने कई सारे प्रश्न कराए हैं, लेकिन बीपीएससी का जिस हिसाब से पैटर्न चेंज हो रहा है तो उस हिसाब से हम आपको कुछ अन्य प्रश्न भी कराएंगे, और वो जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ये आपका हो गया है। फिर प्रश्न, रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा। अब यहाँ पर देखिए BMDY है, BMDY के सापेक्ष GRIND है, तो आपको फिक्शन के सापेक्ष बताना। ठीक है, तो आपका आंसर है KNH YNTS। आइए समझते हैं इस प्रश्न को। इस प्रश्न को हम यहीं पे देखेंगे, बाकी भी लास्ट में हम जो है अल्फ़ाबेट्स का ट्रिक क्या होता है वो आपको हम बता देंगे। वो आप अपना एक सामने जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पे आप एक टेबल बना के नोट कर लीजिएगा। आते हैं प्रश्न पे। अब यहाँ पे हमने देखा BMDY ग्रीन। ठीक है, हम ऐसे प्रश्नों के लिए क्या करते हैं, आपको ये टेबल याद होनी चाहिए, ABCDEFGHIJKLM। ठीक है, 1 से 13 तक। फिर नीचे क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, M के जस्ट नीचे N आएगा। यहाँ से नहीं स्टार्ट करेंगे, यहाँ से NOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, तो ये 13, फिर 14, 15 से लेकर इधर 26 तक हम इस तरीके से चलेंगे। ठीक है, और इसी के जस्ट नीचे लिखने से फ़ायदा क्या होता है, A का उल्टा Z होता है, B का Y होता है, C का X होता है। कई बार आपसे जो है क्या कर देता है एग्जामिनर, आपको ऐसे दे देता है। ठीक है, मान लीजिए ACE दे दिया। ठीक है, और एस के बराबर आपको क्या लिख दिया कि एस के बराबर आपको लिख दिया ZXV। ठीक है, ZXB। तो आप कैसे समझेंगे, अगर आपको पता होगा कि A का उल्टा Z होता है, X का उल्टा, ठीक है, X का उल्टा C होता है, यानी C का उल्टा X होता है, और E का उल्टा V होता है, तो आप आराम से ऐसे प्रश्नों को कर जाएंगे। ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछे गए। ठीक है, तो हम आराम से वो आपका अल्फ़ाबेट रीजनिंग क्लास में आपको क्लियर करा देंगे। क्लियर है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ रख लेंगे प्रश्न में BMDY ग्रीन की। ठीक है, तो हम पाएंगे कि B में +5 अगर ऐड कर दे तो G आ जाता है, Y में +5 कर दे तो D आ जाता है, I में कर देंगे ऐसे तो N आ जाएगा। इसी प्रकार हम फिक्शन में भी हर एक लेटर में 5 ऐड करते जाएंगे, +5 ऐड करते जाएंगे तो हमें KNHYNTS आ जाएगा। और आपको यह टेबल याद होनी चाहिए, और कैसे आपको याद करना है तो वो भी अभी लास्ट में बताया जाएगा। आते हैं प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, प्रयागराज से पटना जाने के 5 मार्ग हैं और 4 मार्ग पटना से कोलकाता जाने के। पटना होते हुए प्रयागराज से कोलकाता जाने के कितने संभव रास्ते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है 20। बहुत ही आसान प्रश्न है, आइए देख लेते हैं। प्रयागराज से पटना जाना, पटना से कलकत्ता। प्रयागराज से पटना जाने के 5 रास्ते, पटना से कलकत्ता जाने के 4 रास्ते, कुल संभव रास्ते 5 × 4 20। सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। हर वृत्त दीर्घवृत्त है, हर वृत्त दीर्घवृत्त है, कोई वृत्त अति परलव नहीं है, हर वर्ग आयत है। और यहाँ पे
इस चीज़ को आप समझिए, हर वृत्त दीर्घवृत्त है और इसका मतलब क्या है कि सर्किल की बात कर रहा है। इंग्लिश में यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ आपको, एवरी सर्किल इज एन इलिप्स। तो ध्यान रखिएगा, सर्किल का फिगर कुछ ऐसा होता है, आप जानते हैं, ठीक है। और इलिप्स का कैसा होता है, तो जब सर्किल को ऊपर और नीचे से प्रेस कर दिया जाता, दबा दिया जाता है, कुछ ऐसा, ठीक है। तो ये जो है पिक्चर किसका होता है, ये आपका होता है इलिप्स का। ये आप सर्किल देख रहे हैं, ये आप इलिप्स देख रहे हैं, तो देख पा रहे हैं कि ऊपर और नीचे से प्रेस कर दिया गया है। तो बोल रहा है कि हर वृत्त दीर्घवृत्त है, तो जो एवरी सर्किल होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, इलिप्स होता है। तो ध्यान रखिएगा, जो वृत्त होता है वो इलिप्स होता है, दीर्घवृत्त होता है, लेकिन हर दीर्घवृत्त वृत्त जो है वृत्त नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ये इसके बराबर नहीं हो सकता, ये हो सकता है। क्या किया हमने, दबा दिया, ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं। बाकी एवरी सर्किल इज एन इलिप्स, हर वृत्त दीर्घवृत्त, ये सही स्टेटमेंट है। फिर अगला है नो सर्किल इज हाइपरबोला, ठीक है। तो नो सर्किल इज हाइपरबोला, यह स्टेटमेंट आपका जो है यहाँ पे डाउटफुल है। फिर है हर वर्ग आयत है, तो स्क्वायर की बात कर रहा है। स्क्वायर आप जानते हैं सभी साइड बराबर होती है। और रेक्टेंगल क्या होता है, तो आप यहाँ पे समझिए, ये भी एक हिसाब से रेक्टेंगल है। मान लीजिए यहाँ पे साइड ए है, ए है, ए है, ये भी एक हिसाब से क्या है, रेक्टेंगल है, जिसका लेंथ भी ए है और ब्रेथ भी ए है, ठीक है। तो ये आप यहाँ से समझिए। तो इस प्रकार हर वर्ग आयत माना जाता है। तो ए और सी यहाँ पे सही है, तो आंसर आ जाएगा आपका डी, एक से अधिक। आगे बढ़ते हैं। कोड शब्द को 1516 1991 के रूप में कोडित किया गया। स्टेप को 1876 91 22 के रूप में कोडित किया गया। स्पोर्ट को किस रूप में कोडित किया जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, आइए इसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए, जो जो संख्या जिसके लिए लिखी गई बस वही आपको उतार देना है, ठीक है। तो एस में क्या दिया गया है, 18, पी में क्या दिया गया है, 22, ओ में क्या दिया गया है, 16, टी में क्या दिया गया है, 76 और ई में दिया गया 91, ठीक है। ऐसे प्रश्नों पे जब आपको अल्फ़ाबेट के सीक्वेंस के हिसाब से नहीं दिया रहता है तो आपको इस तरीके से यहाँ पे सॉल्व करना रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आपका आंसर आ जाएगा 18 22 16 76 91। 18 22 16 18 22 16 76 91, ये आपका आंसर हो गया बी। आगे बढ़ते हैं। एक वृत्त का क्षेत्रफल 40 पाई स्क्वायर है। वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजाओं वाले वर्ग का क्षेत्रफल है, ठीक है। तो यह प्रश्न आपका देख रहे हैं कि रीजनिंग और मैथ को मिक्स कर दिया गया है, ऊपर वाले प्रश्न में भी और इधर भी, ठीक है। जो वृत्त का प्रश्न आया था वृत्त का, उसमें भी। तो यहाँ पे बोला है हर वृत्त एक वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दिया गया, 40 पाई स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना दिया, 40 पाई स्क्वायर। पाई पाई यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है। अब पाई पाई जब यहाँ पे कट जाएगा तो हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर बराबर हमें आ गया मान 40 पाई, ठीक है। ये कट गया, ये कटेगा, आर स्क्वायर तो रहेगा, तो आर स्क्वायर बराबर 40 पाई। अब बोल रहा है कि वृत्त की त्रिज्या के बराबर भुजाओं वाले वर्ग का। तो बोल रहा है एक वर्ग है जिसका साइड क्या है, ठीक है, भुजा क्या है, वो आर के बराबर है, रेडियस त्रिज्या के बराबर, यानी वर्ग का भुजा कितना है, आर है। अगर आर है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, तो आप कहेंगे ए स्क्वायर होता है। तो यहाँ ए का मान आर है तो आर स्क्वायर हो जाएगा, और आर स्क्वायर का मान अभी हमने क्या निकाला, 40 पाई। तो 40 पाई आपका आंसर आ जाएगा। आसान प्रश्न है और नीचे हल दिया गया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका हल दिया गया है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं आराम से। बहुत ही आसान प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं। समूह में से भिन्न शब्द चुनिए। पुस्तक, कागज, पेंसिल, पेन, रबड़, ठीक है। अब इसका आंसर दिया गया था बीपीएससी द्वारा पुस्तक, लेकिन कई सारे कोचिंग वालों ने इसका आंसर बताया ई, ठीक है। देखिए रीजनिंग में कई बार क्या होता है, इस चीज़ को आप समझिए। रीजनिंग में कई बार क्या होता है कि जो प्रश्न बनाया जाता है वो अपने दिमाग से सोचते हैं और जो सॉल्व करते हैं वो अपने दिमाग से सोचते हैं। तो कई बार रीजनिंग का जो प्रश्न होता है इस वजह से गलत भी हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे बीपीएससी के जो एग्जामिनर ने जिन्होंने पेपर बनाया था उन्होंने दिमाग क्या लगाया था, ये लगाया था कि कागज़, पेंसिल, पेन और रबड़, ठीक है, ये क्या है, रॉ मटेरियल्स हैं जिसको हम इस्तेमाल करते हैं अपना काम वाम करने के लिए। पुस्तक एक अलग कंप्लीट चीज़ है, ठीक है, पुस्तक एक अलग चीज़ है। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को, तो पुस्तक एक अलग चीज़ है। तो कागज़, पेंसिल, पेन, रबड़ ये आपका रॉ मटेरियल्स है जिसका आप छोटे छोटी चीज़ें होती हैं जो इस्तेमाल करते हैं। पुस्तक एक अलग चीज़ है, तो इस सेंस में पुस्तक यहाँ पे भिन्न माना गया है। तो आपको क्लियर हो गया ये। आगे बढ़ते हैं। फिर है अंग्रेजी वर्णमाला में यदि ए बराबर 1, डी बराबर 2, पी बराबर 4 हो तो निम्नलिखित में से कौन सा 3 को दर्शाता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है आई, ठीक है। और यहाँ पे आई है, तो आइए इस प्रश्न को समझ लेते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें, ध्यान से देखिए,
डी का मान कितना दिया गया, 2 दिया गया। तो डी का मान होता क्या है वैसे, तो आप कहेंगे डी चौथे नंबर पे आता है, तो इसका मतलब 4 से 2 कैसे आया होगा, 4 का स्क्वायर रूट कर दिए होंगे, तो 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 आएगा। पी कैसे 4 आया होगा, तो आप कहेंगे पी का मान तो 16 होता है, तो 16 को हम क्या कर दिए, स्क्वायर रूट कर दिए तो 4 आ गया। तो यहाँ से हमें ट्रिक पता चल गई प्रश्न की। अब हम क्या करेंगे, ए का मान 1 दिया गया है, तो 1 का आप जानते हैं रूट 1 होता है, तो यहाँ तो सेम ही हो जाएगा। अब वो बोल रहा है कि 3 किसका होगा, तो आप कहेंगे कि अंडर रूट में 9 होना चाहिए इधर, जिस प्रकार यहाँ से इधर जा रहा है, तो इस प्रकार अगर 3 माना है तो यहाँ पे अंडर रूट में 9 होना चाहिए। 9 किसका होता है, तो आप कहेंगे आई का, तो आपका आंसर हो जाएगा आई। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। दो संख्याएं 21 10 के अनुपात में है, यदि उनका मासा 11 है तो संख्याओं का योग कितना होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। अब यहाँ पे 21 और 10 के अनुपात में आपको दी गई हैं संख्याएं, उनका मासा 11 है। संख्याओं में क्या करिए आप, 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 21 गुणे 11 करेंगे, 10 गुणे 11 करेंगे, 231 आ जाएगा, ये आपका 110 आ जाएगा। ठीक है, और इन संख्याओं का योग पूछा है, तो इन्हीं को आप आपस में ऐड कर दीजिए, तो आपका आंसर 341 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, और यहाँ पे आपको हल भी 2 तरीके से बताया गया है। ठीक है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं और इस प्रकार भी समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक स्मार्टफोन को P रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है, और स्मार्टफोन को Q रुपए में बेचने पर 4% की हानि होती है। तो P रेशियो Q क्या होगा। ठीक है, तो P रेशियो Q क्या होगा, आइए समझते हैं। और इस प्रश्न का आंसर 55 48 भी है, 110 96 है। आप ध्यान से देखते तो वैसे भी आप समझ जाते कि 55 48 और 110 96 तो सेम ही है। ठीक है, 110 96 को जब सिंप्लीफाई कर देंगे तो 55 48 आ जाएगा, और आपका आंसर यहाँ पे आयोग ने माना था उपयुक्त में से 1 से अधिक। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए P का बोला है 10% बढ़ा है, तो कोई चीज़ कितनी होती है, 100% होती है। 100% में 10% बढ़ेगा, 110% हो जाएगा। फिर Q का मान भी 100% होगा, और 100% में 4% घटाया गया है, तो 4% घटाने पे बचेगा कितना, 96%। अब P रेशियो Q निकालेंगे तो 110 96 हो जाएगा। ठीक है, परसेंटेज कट जाएगा, फिर ये आ जाएगा 55 48। क्लियर है, आसान प्रश्न है। अब आते हैं आखिरी प्रश्न पे। एजुकेशन शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर एक साथ आएँ। और यहाँ पे बात करें तो इस प्रश्न का आंसर 14400 है। ठीक है, 14400 है। और कल हम जब सेट ई का प्रश्न लेके आएंगे तो आप वहाँ पे 15 मार्च का जो आपका पेपर हुआ था रीजनिंग का, ठीक है, तो मैथ रीजनिंग में आपका एक प्रश्न सेम टू सेम रिपीट हुआ था, तो इसलिए भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, आपकी किस्मत होती है कि जब आपको जो आपने प्रश्न सॉल्व करके गए आपसे सामने खड़ा हो और आप तुरंत उसका आंसर लगाइए, आपको समय भी व्यर्थ नहीं करना होता। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अब यहाँ पे बात करें एजुकेशन की। अब इस प्रश्न में बोला क्या गया है कि एजुकेशन शब्द को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि स्वर एक साथ आए। अगर हम आपसे पूछे स्वर कौन से होते हैं, बावल्स कौन से होते हैं, तो आप कहेंगे ए ई आई ओ यू। ठीक है, ये बावल्स होते हैं, यानी ई हो गया, यू हो गया, ए हो गया, आई हो गया, एन हो गया, ओ हो गया। ठीक है, एन नहीं है, ओ हो गया। तो आपके कितने बावल्स हो गए, तो 5 हो गए। अब 5 के लिए हम क्या करेंगे, 5 फैक्टोरियल यहाँ मान लेंगे, 5 फैक्टोरियल, और बचे कितनी अक्षर, तो 4। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखिए, 5 बावल्स के लिए हम 5 फैक्टोरियल ले लेंगे, और साथ में टोटल कुल कितने खाने बनेंगे, तो एक खाना ये बनेगा जिसमें 5 बावल्स आ जाएंगे। ठीक है, 5 फैक्टोरियल, और साथ में अगर बात करें 1 2 3 4 5, ओवरऑल कितने खाने हैं, 5 खाने, तो इन 5 खानों के लिए 5 फैक्टोरियल। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल गुणे 5 फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल को हम सॉल्व कैसे करते हैं, तो 5 फैक्टोरियल है तो आप उसको 1 तक लिख के जाइए, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अगर 2 फैक्टोरियल है तो उसको 1 तक लिखते जाइए। ठीक है, 1 तक लिख के जाना, वो आपका आंसर आ जाएगा, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, तो 3 गुणे 2 गुणे 1। ठीक है, 6 आ जाएगा आपका आंसर। तो इस प्रकार इसको सॉल्व कर लेंगे, और यहाँ पे हमने सॉल्व किया तो 1 तो लिखा नहीं, क्योंकि 1 से तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, तो आपका आंसर 14400 आ जाएगा। ठीक है, प्रश्न समझ में आ गया होगा आपको। आते हैं अब यहाँ पे अल्फ़ाबेट रीजनिंग को आप एक बार समझ लीजिए अच्छे से, और इसको जो यहाँ पे टेबल यहाँ पे दिखाया गया आप नोट करके अच्छे से दूर दूर। ठीक है, जैसे ABCD यहाँ M तक। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने A से M तक गए हैं। A का मान 1 होता है, B का मान 2 होता है, C का मान 3, D का मान 4, ऐसे आप लिख लीजिएगा। E का मान 5, F का मान 6 7 8 9 10 11 12 13, M का मान 13, N का मान 14, O का मान 15, P का मान 16, Q का मान 17। और जब लगातार आप जब प्रैक्टिस करेंगे प्रश्नों को तभी आपको याद होती हैं, नहीं तो आपको टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, R का मान 18, S का मान 19, और कुछ हम ट्रिक बता देंगे आपको कैसे आपको याद रखना। T बराबर 20, U 21, B बराबर 22, इस प्रकार Z बराबर 26। ठीक है, तो ये आपको इसी सीक्वेंस में याद करना हो। कारण क्या है इसी सीक्वेंस में याद करने का,
ठीक है, इसी सीक्वेंस में। बहुत लोग m के बाद n यहाँ लिख देते हैं, NOPZ यहाँ लिखते हो, गलत होता तरीका, ठीक है, वो उससे आपको कॉम्प्लिकेशन ही होगा और आपका गड़बड़ हो जाएगा। अब यहाँ पे समझते रूल क्या है। रूल है ई ज्योति, आप नाम रख लीजिए ई ज्योति, ठीक है, EJOTY। इसका ट्रिक क्या है, ये 5, 10, 15, 20, 25 समझते हैं आप, 5, 10, 15, 5, 5 बढ़ता गया, ठीक है, 5, 5 बढ़ता गया। और ई ज्योति आप याद रख सकते हैं। तो इस प्रकार जहाँ पे भी आपको ई ज्योति में से कोई से भी लेटर आएगा आपको तुरंत याद आ जाएगा कि इसका मान तो ये होता है, ठीक है। तो क्लियर है, तो आप ई ज्योति याद रखिएगा नियम से कि ई ज्योति का मतलब हो गया 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। यानी ई का मान 5, जे का मान 10, ओ का मान 15, टी का मान 20 और वाई का मान 25, ठीक है। और ये नंबर क्या है, ये स्थान बताता है कि किस स्थान पे अल्फ़ाबेट ये जो है वर्णमाला में आता है आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे बी का मान हम 22 लेते हैं। याद करने का तरीका विक्ट्री साइन, जो नेता नगरी लोग, ठीक है, नेता लोग 2 उंगली दिखाते हैं बात बात पे झूठ मूठ का, ठीक है। तो जो 2 उंगली दिखाते हैं तो 2 उंगली से आप देख सकते हैं 22, ठीक है, याद कर सकते हैं। फिर आते हैं, कई बार परीक्षा में यह पूछा गया कि मिरर दर्पण में कौन से अल्फ़ाबेट जो है सेम दिखते हैं। आपको 3-4 ऑप्शन में दे दिया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा कुल 11 अक्षर होते हैं। जैसे हमने यहाँ ये बनाया, ठीक है, ये मिरर हो गया, हमने यहाँ ए लिखा, तो जब हम ए को मिरर के इधर देखेंगे तो हमें ऐसे ही दिखेगा, ठीक है, फ़र्क नहीं आएगा क्योंकि ए का स्ट्रक्चर ही ऐसा है, ठीक है। इसी प्रकार हम आई को देखते हैं, आप आई को बहुत आराम से समझ जाएंगे। ये मिरर हो गया, शीशा हो गया, आई यहाँ पे हमने लिखा, जब हम आई को इधर देखेंगे तो हम कैसे भी इसको घुमा दें आई आई ही रहेगा, ठीक है। लेकिन अभी हम मान लीजिए हम बोले आपसे बी का मिरर इमेज बनाइए, ये बी है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे ऐसे, तो बी का इमेज क्या हो गया, उल्टा हो गया, ठीक है। लेकिन इसके अलावा कुल 11 अक्षर होते हैं, जो यहाँ 11 अक्षर दिए गए हैं ये मिरर दर्पण में सेम दिखते हैं, जैसे इधर दिखते हैं वैसे इधर दिखते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे ये बताया गया है, और वो कौन कौन से होते हैं, तो ए होता है, एच होता है, आई होता है, एम होता है, ओ होता है, टी होता है, यू होता है, BWXY होता है। कैसे याद करेंगे, ठीक है, कैसे याद करेंगे, तो आप 4 तो आपको ऐसे ही याद हो गया, मोटू, ठीक है, मोटू 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 करके याद हो गया। और इधर आपका AHI, ठीक है, AHI मोटू, BWXY 4 रट लीजिए ऐसे, ठीक है, AHI मोटू BWXY 11 अक्षर हैं। और इनको छोड़ के जो बाकी आपके 15 जो अक्षर बचे, वो 15 अक्षर में उनका मिरर इमेज क्या होगा, अलग होगा। समझ गए, क्लियर हो गया आपको। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। हो सकता है ऑप्शन में आपको दे दे कि निम्नलिखित में से किसका मिरर या दर्पण इमेज सेम होगा। मान लीजिए आपको आंसर ऑप्शन ए दे दिया, ए, ठीक है, ऑप्शन बी दे दिया जो है आई, और ऑप्शन सी दे दिया जेड, तो उस केस में आपका आंसर क्या हो जाएगा, मोर देन वन हो जाएगा, क्योंकि ए भी सही है और आई भी सही है, क्लियर है। तो आपको इस तरीके से प्रश्न आएंगे, 11 के 11 तो नहीं देगा। कई बार पूछा गया कि कितने अक्षरों का होता है, कितने अक्षर सेम दिखते हैं, ठीक है, कितने अक्षरों का मिरर दर्पण बराबर होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए 11, क्लियर है। आते हैं अब, अपोजिट अक्षरों का योग हमेशा 27 होता है, ठीक है। जैसे ए का जेड होता है, जोड़ेंगे संख्या 27 आएगा हमेशा, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे ए का अपोजिट जेड होता है, बी का वाई होता है, सी का एक्स होता है, डी का डब्ल्यू होता है, ई का वी, एफ का यू, जेड का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ, एम का एन। इसीलिए हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, इसीलिए हमको इस तरीके से लिखते हैं, क्लियर है आपको। और कई बार परीक्षा में पूछा भी गया, ऐसे ही आपको उल्टा उल्टा करके दिखा दिया गया। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख लिया AFIM, यहाँ हमने AFIM लिख दिया, और इसके बराबर आपको दे देता है ZU, और आई की जगह आर हो गया, और एम की जगह आपका एन हो गया। तो आप, अगर आपको पता होगा कि ए का उल्टा जेड होता है, एफ का यू होता है, आई का आर होता है, एम का एन होता है, तो आप यहाँ से आसानी से इस प्रश्न को, इस ट्रिक को पकड़ ले जाएंगे जो एग्जामिनर आपसे पूछ रहा होगा, क्लियर है, ठीक है। और इसके अलावा जो है आप लोग कमेंट जरूर करिए, और आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, इस वजह से जो है हम मतलब बाध्य हो जाते हैं कि अब बैक टू बैक आपको क्लासेस देना संभव नहीं होता। लेकिन अगर आप लोग कमेंट कर दें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कर दें, तो उस हिसाब से हम आपके लिए जो है लाइक, हाँ, हमें भी पता चले कि आपको वाकई में ज़रूरत है। आप जब कमेंट नहीं करते हैं तो हमें जानकारी नहीं होती, पता नहीं चलता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझिए। और साथ में अब आपको डेली जो है रीजनिंग की क्लासेस दी जाएंगी, क्लियर है। और आपको जिन भी साथियों को रीजनिंग में दिक्कतें होंगी वो सब हम इधर लगभग 10 दिन में आपको ख़त्म करा देंगे, और 10 दिन में आपके लगभग सभी टॉपिक खत्म हो जाएंगे। और इसके बाद आपका साइंस का मैराथन आपका इंतजार कर रहा है, तो आप लोग उसको भी देखिएगा और साथ में वहाँ भी कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।